पीएम मोदी आज फिर यूपी के सांसदों से संवाद करेंगे। शाम 6:30 बजे ये बैठक शुरू की जाएगी। बैठक में गोरखपुर, अवध और काशी क्षेत्र के सांसद शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में पीएम मोदी एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक अपना दल की अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे मेजबानी करेंगे। बैठक में पीएम मोदी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी 430 सांसदों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने सांसदों को क्षेत्रों के आधार पर क्लस्टर्स में बांटा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बीएल वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर इन बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना के तहत दूसरे और तीसरे क्लस्टर्स के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग 2 अगस्त को होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश के सांसद भी शामिल है। बुधवार शाम 6:30 बजे होने वाली इस बैठक में गोरखपुर, अवध और काशी क्षेत्र के सांसदों के साथ मोदी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के 96 सांसदों से मोदी मुलाकात करेंगे। मोदी का मकसद आने वाले चुनावों को लेकर सांसदों से जमीनी फीडबैक जानना है। इससे पहले 1 अगस्त यानी कि मंगलवार को भी मोदी ने यूपी के सांसदों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ब्रज, पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद शामिल है। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। बताया गया कि हर दिन पीएम मोदी सांसदों के ग्रुप के साथ ऐसे ही 2 मीटिंग करेंगे। रायबरेली से खबर है, प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार की बाल एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला वृक्षारोपण और समीक्षा बैठक के लिए रायबरेली पहुंची। उन्होंने पहले पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि स्वामी प्रसाद अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार बयान देते हैं। हमारा देश सनातनी देश है और सभी देशवासी सनातन धर्म को मानते हैं। टमाटर की महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस सीजन में टमाटर महंगा होता है। सरकार ने मंडियों में स्टॉल लगाए हैं जहां 60 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर दिया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को भी बीज आदि देकर टमाटर की खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी पति के साथ झगड़े को लेकर विवादों में आई पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। आलोक मौर्य के आरोपों पर नियुक्ति विभाग ने ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत को सौंपी गई है। कमिश्नर ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। इस कमेटी में प्रयागराज के अपर आयुक्त प्रशासन, एडीएम प्रशासन और एसीएम को भी रखा गया है। आपको बता दें कि बरेली की शुगर मिल में बतौर जनरल मैनेजर तैनात ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा था कि पद पर रहते हुए ज्योति मौर्य ने कई अनियमित लेन देन किए हैं। इस संबंध में उन्होंने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा था। आलोक ने पत्र में लिखा है कि ज्योति मौर्य के पास एक डायरी है जिसमें विभिन्न मदों और विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेन देन की बातें दर्ज है। ये सब ज्योति की हैंडराइटिंग में है। कुछ दिन पहले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दावा किया था कि आलोक मौर्य ने ज्योति की डायरी के कुछ पन्ने उन्हें उपलब्ध कराए हैं। इसको लेकर उन्होंने लोकायुक्त से शिकायत की है। ज्योति मौर्य ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है। ज्योति का आरोप है कि आलोक ने उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर प्राइवेट मैसेज पढ़े और इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। दरअसल आलोक का आरोप है कि उनकी पत्नी का पीएस कमांडेंट मनीष दुबे संग अफेयर चल रहा है। उसने दोनों के बीच हुए चैट भी मीडिया को दिखाए थे। इसके बाद मनीष दुबे के खिलाफ भी विभागीय जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया है। बताया गया है कि मनीष दुबे को निलंबित करने की संस्तुति की गई है, पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को लेकर और भी खुलासे हुए हैं। चर्चा है कि उसने अपने 2 करीबी नौकरों के नाम पर भी बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। इनमें एक खानसामा था जबकि दूसरा घरेलू काम करता था। प्रयागराज में ही दोनों के नाम बेनामी संपत्तियां बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक 2012 से 2017 के बीच अतीक अहमद और अशरफ ने कई बेनामी संपत्तियां खड़ी की हैं। ये सभी अपराध की कमाई से अर्जित की गई थी। दोनों भाई जमीन औने पौने दाम पर लेकर उसे भरोसेमंद लोगों के नाम बेनामा करा देते थे। पिछले साल इनमें से एक नौकर के नाम को लेकर चर्चा उठी थी। सूत्रों की माने तो इन्हीं में से एक की बेनामी संपत्ति 2020 में अतीक के विरोध के बावजूद कभी उसके करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर ने अपने नाम करा ली थी। इसमें अतीक गैंग के ही एक शूटर का बर्दाश्त था। सूत्रों का कहना है कि अतीक के ही दम पर उसके कई गुर्गों ने भी बेनामी संपत्तियां बनाई हैं।
मरियाडीह व चकिया निवासी दो गुर्गों ने प्रयागराज व कौशाम्बी में अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खड़ी की थी और जिन रिश्तेदारों के नाम पर यह संपत्तियां हैं उनकी आय बेहद सामान्य है। अतीक की बेनामी संपत्तियों को लेकर ताज़ा खुलासों के बाद उससे जुड़े उन लोगों के नाम फिर चर्चा में हैं जिन्होंने पिछले कुछ साल में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है और अरबपति बन बैठे हैं। इनमें धूमनगंज, पूरा मुफ्ती के साथ ही अतरसुइया तक के कुछ नाम शामिल है। इनमें से ही एक नाम के बारे में चर्चा है कि उसने अतीक की ओर से मुफ्त में दी गई करोड़ों की ज़मीन पर आलीशान मकान बनवाया। अतीक अहमद के परिवार वाले करोड़ों की दो अन्य बेनामी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में थे। ये संपत्तियां नोएडा व लखनऊ में स्थित हैं, जिनके लिए खरीदारी के इच्छुक लोगों से बातचीत भी चल रही थी। इसकी जानकारी विजय मिश्रा को भी थी। पुलिस दोनों ही बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में जुट गई है। एक दिन पहले ही यह बात सामने आई थी कि विजय मिश्रा 3 दिन पहले लखनऊ के जिस होटल से पकड़ा गया उसी होटल में अतीक अशरफ की 12 करोड़ रुपए मूल्य की बेनामी संपत्ति बेचने की डील होने वाली थी। अब यह बात भी सामने आई है कि सिर्फ प्रयागराज के कटहलू गौसपुर स्थित इसी संपत्ति को नहीं बल्कि अतीक के परिवार वाले लखनऊ व नोएडा स्थित दो बेनामी संपत्तियों को भी बेचने की तैयारी में थे। लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह लखनऊ के आसमान में काले बादलों और तेज हवाओं ने लोगों का मन मोह लिया, लेकिन दूसरी तरफ झमाझम बारिश से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और तमाम ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते कई बच्चे और ऑफिस कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंच सके। वहीं बारिश हल्की होने के बाद बाहर निकले लोगों को कई मुख्य मार्गों पर जाम से भी दो चार होना पड़ा। आज हुई बारिश से लखनऊ के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद लोगों ने उमस भरी गर्मी में राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बरसात के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दानिश के अनुसार बंगाल की खाड़ी हवा में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बोठा गांव के पास मजदूरों से भरी इको कार अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 10 मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मजदूर खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के धरारी गाँव से वापस लौट रहे थे। बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के डुंगरा गांव जोगी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गया। राहगीरों ने घायल मोर का उपचार कराकर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। घायल मोर की अब अनिवास नर्सरी में देखभाल की जाएगी। राष्ट्रीय पक्षी का स्वस्थ होने तक उपचार नर्सरी में किया जाएगा। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दिन पहले 60 वर्षीय महिला से चेन लूटने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 लुटेरों की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद की गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले शिवा कॉलोनी की एक महिला शिव मंदिर से दर्शन करके घर जा रही थी। तभी घर के दरवाजे को बंद करते समय 2 बाइक सवारों ने महिला से रास्ते पूछने के बहाने गले से चेन लूट ली थी और फरार हो गया था। इसके बाद पास में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम छानबीन में जुट गई। इसके बाद बसरेहर थाना क्षेत्र में सुबह 4 बजे मुखबिर से लुटेरों को सूचना मिली। पुलिस ने बाइक पर सवार 3 बदमाशों का पीछा किया। इसके बाद लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मंदिर से लौट रहे थे, तभी लोग पीछे थे मोटरसाइकिल से, तो समझ नहीं पाए कि कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे। हम अपने घर पे अंदर घुस गए, जैसे गेट बंद करने लगे कि पीछे से दूसरा लड़का उतर के उसने दरवाज़ा मेरा खोला खींच के, और बस मैंने कहा क्या है, तो उसने चैन खींच आप खड़ा। तो थैंक यू बेटा सब लोगों को, कपिल सर को, कप्तान सर को और पुलिस टीम को और जो पूरी मीडिया टीम है इटावा की, थैंक यू सब, धन्यवाद बेटा, जितनी जल्दी और इतना प्रोग्रेस काम किया, बहुत जल्दी, मतलब क्या कहें इनको सबको धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छे सब लोग। देखिए, कल सुबह 7:30-8 बजे के आसपास एक महिला जो सिविल लाइन थाना अंतर्गत शिवा कॉलोनी की निवासी हैं, भगवान शिव का दर्शन करके घर जा रही थी, तो उस समय मोटरसाइकिल अपाचे सवार बदमाशों ने उन पर अटैक कर दिया था, उनका चेन स्नैच कर लिया था, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाने में 392 IPC का अभियोग दर्ज किया गया था। तदनुसार पुलिस की जो टीम, इटावा पुलिस की जो टीम थी, वो सर्विलांस की, साइबर की और COCT और तमाम हमारे इंस्पेक्टर वगैरह लगे हुए थे। इसके लिए 3 टीमें गठित की गई थी। अभिसूचना के आधार पर, टिप ऑफ के आधार पर सुबह जो है 31 और 1 की रात में जो है सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश भागने की फिराक में है, जिस पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिसके आधार पर एक मोटरसाइकिल
भागती हुई दिखाई दी। सो पुलिस चेक किया जाता है बसरेहर पुलिस और सर्विलांस की टीम द्वारा, जिस पर 3 बदमाश भाग रहे थे और पुलिस के चेक करने पर उन्होंने काउंटर फायर किया और फिर पुलिस ने उस पर काउंटर फायर किया, तो जिससे 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है तथा लूटा हुआ जो चेन था वो बरामद हुआ है। पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। साथ ही साथ 2 315 बोर के जो है तमंचे बरामद किए गए हैं उनके पास से, तथा 2 खोखा कारतूस, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और लूटी हुई चेन और जो घटना में प्रयुक्त अपाचे गाड़ी थी वो बरामद की गई है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो गाड़ी अपाचे बरामद की गई है सफ़ेद रंग की, वह वास्तव में जो नंबर दर्ज है वो स्प्लेंडर के नाम पे दर्ज है, और जो स्प्लेंडर का वो गाड़ी है वो निश्चित तौर से मैंने अभी पता किया है तो वो ग्वालियर से कनेक्टेड है, वहाँ से पता किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। वहाँ के कप्तान साहब से मैंने बात भी किया है ताकि और भी इस पर प्रगति की जा सके। बाकी 9 को 307 IPC तथा मुठभेड़ के आधार पर जो अभियोग दर्ज किया गया बसरेहर थाने में, और थानाध्यक्ष द्वारा जो उसकी टीम तथा सर्विलांस की टीम, COCT की टीम पूरी लग करके जो गिरफ्तार किया, तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक संजय है और एक विनय नाम का अपराधी जो पकड़ा गया है, और सौरभ नाम का एक अपराधी और है कैलहट थाना बसरेहर का, जो अभी अपस्कंड कर रहा है, उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के खुचबा मोड़ के पास स्कूटी सवार टीचर की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी सवार टीचर को कुचल दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रायबरेली से प्राथमिक विद्यालय वो ड्यूटी पर जा रही थी। मृतका दुबुर फातिमा रिजवी छतैया के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थी। टीचर की मौत के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने टैंकर और चालक को हिरासत में ले लिया है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा चौराहे के पास एक ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचल दिया। साइकिल सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। युवक की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।